हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट मेरा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो ग्रुप ए का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ होल। अगर हम एक छोटे अमाउंट पर होल को क्रिएट करें तो मैक्सिमम होल साइज फाउंड 15.14 mm, यानी कि अगर मैक्सिमम होल साइज जो हो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम होल साइज वो कितना आ रहा है मेरा 50.14 mm, यानी मैक्सिमम इतना होल साइज हो सकता है। अगर एक होल को बनाए तो उसका मैक्सिमम जो साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है 50.14। और बोला है मिनिमम होल साइज आर फाउंड, मिनिमम होल साइज आर फाउंड टू बी 49.98, और जो मिनिमम होगा वो कितना होगा मेरा 49.98। मिनिमम होल साइज जो मेरा है वो कितना है 49.98। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द टॉलरेंस इन mm। तो टॉलरेंस उसमें क्या होगा, तो टॉलरेंस वो होता है जो दोनों मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम होल साइज के बीच का गैप होगा। तो टॉलरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टॉलरेंस निकालने के लिए हम मैक्सिमम होल साइज में मिनिमम होल साइज को माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम होल साइज कितना है 50.14 माइनस मिनिमम होल साइज 14.98। अब इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टॉलरेंस निकल जाएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम, 50.14 माइनस 49.98। तो ये जो आंसर आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 0.16 mm। तो इतना का इसमें टॉलरेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड किस टाइप का है। सेकंड जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ वर्कपीस मटेरियल आर, यानी वर्कपीस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं या क्या गुण हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अगर हम एक वर्कपीस मटेरियल को देखें तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो पहला क्या दिया है, ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ द पार्ट, यानी पार्ट के ज्योमेट्रिक फीचर्स हो सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन रेट एंड क्वांटिटी, उत्पादन दर और मात्रा, यानी कि उस वर्कपीस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और उसका प्रोडक्शन रेट क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा है प्रोसेस सिलेक्शन कंसिडरेशन, यानी कि उसको किस प्रक्रिया द्वारा चयन किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। सो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री दे रखा है ऑपरेशन जनरेटेड फोरकास्ट ऑफ्टन नॉट टू बी टू डू विथ। बोला है संचालन से उत्पन्न पूर्वानुमानों का डैश डैश अक्सर कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो उससे किस चीज़ का लेना देना नहीं होता है। तो देखिए पहला है इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिसोर्स नीडेड, और तीसरा है टाइम रिक्वायरमेंट, और चौथा है सेल्स। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सेल्स। क्योंकि इसमें पूछा है संचालन, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सेल्स पे। जिस अगर हम पूर्वानुमान का पता लगा रहे हैं तो उसके सेल्स से डिपेंड नहीं करता है, टाइम से डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में कितना बिका। फिर रिसोर्स नीड से डिपेंड करेगा, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट कितना की इन्वेंट्री की जरूरत है। तो थ्री का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज। बोला है कि किस तरह के टेक्निक के लिए हम पिछले अनुभव से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो पहला है जजमेंटल फोरकास्ट, दूसरा है टाइम सीरीज फोरकास्ट, तीसरा है एसोसिएटिव मॉडल, और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज फोरकास्ट से हम क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, डेल्फी मेथड इज यूजफुल। तो डेल्फी मेथड का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है जजमेंटल, बी है टाइम सीरीज फोरकास्ट, सी है एसोसिएटिव मॉडल, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जजमेंटल फोरकास्ट।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। गैंट चार्ट आर यूज फॉर। तो गैंट चार्ट का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? तो पहला है फोरकास्टिंग सेल्स, शेड्यूलिंग एंड रूटिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है वो बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्पादन अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोडक्शन शेड्यूल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, at the break even point total cost is more than the sale revenue, total cost is equal to sale revenue, total cost is less than the sale revenue, fixed cost is equal to the variable cost। तो अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, यानी कि जितना हम कंपनी में लगाते हैं उतना ही हमें बेचने से मिल जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हमारा होता है वो टोटल सेलिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, यानी जितना कॉस्ट हमको बनाने में लग रहा है उतना कॉस्ट हमको बेचने में मिल रहा है। यानी कि इस अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये मेरा होगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग, establish the relative priorities among various activity on a common basis, determines the status of the each activity, adjust automatically change in the activity progress, none of the above। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। किसके बारे में बात किया था? क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग के बारे में बात किया था। तो क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टाइम रिमेनिंग अंटिल अ जॉब ड्यू डेट बाय द टोटल्स ऑफ टाइम रिमेनिंग फॉर द जॉब। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, यानी मार्जिन, सुरक्षा का मार्जिन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होता है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन जो होता है वो एक्चुअल सेल कितना हुआ माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना हुआ, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है? मार्जिन सेफ्टी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एग्रीगेट प्लानिंग इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग जो होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी, मेरे पास एक कंपनी है, उसके लिए लेबर लग रहे हैं यानी मजदूर लग रहे हैं, पैसा लग रहा है और टेक्नोलॉजी लग रही है। तो इन सारे का सही कॉम्बिनेशन से अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग को बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग, यानी सभी का एक सम लेते हैं और उसी प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग। अगर हम हर एक चीज़ का कंसिडरेशन करके प्लानिंग करें तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग। तो अब बोला है इसका कंसर्न विथ डिटरमाइनिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है द प्रोडक्शन लेवल, सेल्स लेवल एंड कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड। दूसरा है द डिमांड लेवल, इन्वेंट्री लेवल एंड कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड। तीसरा है प्रोडक्शन लेवल, इन्वेंट्री लेवल एंड कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड। प्रोडक्शन लेवल, स्टाफिंग लेवल एंड कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। देखिए क्यों? पहला है प्रोडक्शन लेवल, यानी कितना प्रोडक्शन हमको करना है। दूसरा है इन्वेंट्री लेवल, यानी कि कंपनी कितना उत्पादन कर सकती है। एंड कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड, यानी हर एक पीरियड में हम कितना कैपेसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। अ पुअर एग्रीगेट प्लान कैन रिजल्ट इन, अगर एक हम खराब समग्र योजना बनाए यानी एक पुअर एग्रीगेट प्लान बनाए तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? तो उसका रिजल्ट हो सकता है लॉस्ट सेल एंड लॉस्ट प्रॉफिट, यानी सेल्स का भी लॉस होगा और प्रॉफिट का भी लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 12 नंबर। मटेरियल्स मैनेजमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश डैश मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? तो पहला प्रोडक्शन, दूसरा सप्लाई चेन, तीसरा ऑपरेशन और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ परचेसिंग साइकिल इज,
यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या होना चाहिए। तो देखिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम हमको उसकी ज़रूरत है तभी ना हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, यानी हमें क्या होना चाहिए, नीड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ प्रोक्यूरमेंट, यानी खरीदार खरीद की आवश्यकता को पहचाना, यानी कि हमको खरीदना ही क्यों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 टू गेट द मोस्ट प्रॉफिट अ कंपनी शुड प्रोवाइड, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक कंपनी को क्या होना चाहिए। तो कम वाला ऑप्शन है लोअर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी सबसे कम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लगे, निवेश हो, यानी सबसे कम हम निवेश करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही है, बाकी भी देख लेते हैं। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अगर हम उसको बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा लगा लेंगे तो हमें प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। अगला है लिटिल कस्टमर सर्विस, अगर हम कम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो लोग उससे लोग हमारे सेल्स को खरीदेंगे नहीं, तो ये भी गलत है। हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन हाईएस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं तब भी लोग तब भी क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ा देंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोवेस्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 Rs ऑफ बाइक। देखिए 5 R का मतलब क्या आपको बता देते हैं। तो 5 R ये जो है राइट मटेरियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। इस आर का मतलब होता है राइट मटेरियल, अगर राइट क्वांटिटी में, राइट कॉस्ट में, राइट टाइम पे, राइट सोर्स से, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि इसमें 5 R का पार्ट कौन नहीं है। तो पहला राइट सोर्स ये होता है, राइट क्वांटिटी भी होता है, राइट क्वालिटी भी होता है। तो इसमें नॉन ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मटेरियल्स मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल फ्लो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज आर। तो पहला बोला है मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फॉर्म रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड रिक्वायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नाइदर ऑफ द एबव, यानी नॉन ऑफ द एबव। तो बोला है कि मटेरियल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल फ्लो, यानी सामग्री प्रबंधन एवं सम्मेलन कार्य जो सामग्री प्रवाह की योजना बनाने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो पहला है मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फॉर्म रिसोर्सेज, यानी फॉर्म के संसाधनों का उपयोग अधिकतर करें। अगर मान लीजिए एक कंपनी है और आपके पास ज़्यादा सामान बहुत ज़्यादा है और आप हर एक सामान को अच्छे से अगर यूज नहीं करेंगे तो आपका मटेरियल मैनेजमेंट क्या होगा, वो बहुत वीक हो जाएगा। तो हमें चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में कि हमारे पास जो भी सामान है उसका सही ढंग से और अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, प्रोवाइड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। अब अगर हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट बना भी दिए तो हमें उसको बेचना होगा, और बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा कस्टमर सर्विस भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसमें करेक्ट होगा, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर से इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला जो क्वेश्चन है 17, द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग इंक्लूडिंग, खरीदारी के उद्देश्य में क्या शामिल है, इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड प्रमोट डिलीवरी बाय द सप्लायर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है ऑब्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एट हायर प्राइस, अगर हाईएस्ट प्राइस पे हमको कोई चीज़ मिलेगा तो हम उसको क्यों खरीदेंगे, ये गलत है। अगला है ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विस ऑफ द लोएस्ट क्वालिटी, तो अगर हम किसी सामान को खरीदते हैं और उसका क्वालिटी कम है तो हम उसको क्यों खरीदेंगे, ये भी गलत है। और डी है ऑल ऑफ दी अबव, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18, द प्रोडक्शन रेट ऑफ एन असेंबली लाइन इज डिटरमाइंड बाय। तो अब अगला है स्लोएस्ट स्टेशन, बी है फास्टेस्ट स्टेशन, सी है आइडियल स्टेशन और डी है नॉन ऑफ द। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोडक्शन रेट ऑफ असेंबली लाइन, असेंबली लाइन से अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो फास्टेस्ट स्टेशन से यानी तेजी से होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट, अगर एक पार्ट को हम बनाते हैं तो इज कंसिडर, पहला है सरफेस फिनिश, क्वालिटी, कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम किसी चीज़ को बना देंगे तो हम पहले क्या देखेंगे कि उसका सरफेस फिनिश है कि नहीं, यानी वो चिकना है कि नहीं। फिर देखेंगे कि उसका क्वालिटी बेटर है कि नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं क्वालिटी पे ज़्यादा देख जाते हैं। अब अगर हम हर चीज़ बना दिए तो फिर इसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट अगर हाइयर लाए तो लोग तो खरीदेंगे नहीं, तो उसका कॉस्ट भी एक लिमिट में रहना चाहिए। तो कॉस्ट भी हो जाएगा,
बी क्वालिटी भी होगा, सरफेस फिनिश, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, अ प्रोडक्शन लाइन इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन। एक प्रोडक्शन लाइन को हम बैलेंस कब बोलेंगे, तो बोला है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मशीन्स एट ईच वर्क स्टेशन। अगला है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑपरेटर एट ईच वर्क स्टेशन। अगला है द वेटिंग टाइम ऑफ सर्विस एट ईच स्टेशन इज द सेम। और अगला है द ऑपरेशन टाइम एट ईच स्टेशन इज द सेम। तो आपको प्रोडक्शन लाइन में बैलेंसिंग का हम एक चीज़ बता देते हैं कि जब प्रोडक्शन लाइन किया जाता है तो उसमें हर एक वर्क स्टेशन जो होते हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए एक सेम टाइम दिया जाता है। यानी मान लीजिए इसके लिए 2 मिनट दिए गए तो सबको क्या दिया जाएगा, 2 मिनट दिया जाएगा। यानी हर एक वर्क स्टेशन को सेम टाइम दिया जाएगा। तो द ऑपरेशन टाइम एट ईच स्टेशन इज द सेम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कि किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला है ग्रुप बी में, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस प्लानिंग। यानी प्रोसेस प्लानिंग के को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि हमें कितना हमको वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्वालिटी क्या है, ये सारे उसके फैक्टर हो सकते हैं। अगला इसका और में है डिफाइन टॉलरेंस, राइट द कॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कपीस डायमेंशन। तो टॉलरेंस तो हमने बता ही दिया था, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम हेल साइज, वो हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। और राइट द कॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कपीस डायमेंशन। तो वर्कपीस डायमेंशन में वेरिएशन क्यों होता है, इसका कॉज लिखना है। तो अगर हम किसी वर्कपीस को बनाते हैं तो मान लीजिए जिस मशीन से बना रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि आ सकता है, या उसके पास पार्ट जो होते हैं फ्रिक्शन की वजह से घिस सकते हैं, तो उसके डायमेंशन में एरर आ सकता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले फोरकास्टिंग हम समझ लेते हैं। तो फोरकास्टिंग हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट से। अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, उसका डिमांड पास्ट में कैसा रहा, प्रेजेंट में कैसा है, उन दोनों के बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा रहेगा। तो वो होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग दो तरह से होता है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि इसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी। अब इसको समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारा फिजिकल प्रोडक्ट होता है, क्वांटिटेटिव में मेरा क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पेन है, तो क्वांटिटेटिव में 2 पेन हो सकते हैं, 3 पेन हो सकते हैं, 4 पेन हो सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में एक ही पेन मेरे पास है, और मान लेते हैं कि उसके सरफेस फिनिश में कोई प्रॉब्लम है, या उसमें कोई दिक्कत है, या उसको और क्वालिटी बढ़ाना है, तो उस फोरकास्टिंग कहाँ पे जाएगा, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में। यानी किस तरह की हमको सरफेस चाहिए या किस तरह की क्वालिटी हमें उसमें चाहिए। अगला इसका और वाला पार्ट देखते हैं। तो डिफाइन शेड्यूलिंग एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो शेड्यूलिंग क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो शेड्यूलिंग क्या होता है, तो शेड्यूलिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है, जो इसको बोल सकते हैं शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टाइम दैट ईच एम्प्लॉई इज गोइंग टू वर्क। यानी कि एक टाइम सीरीज का क्या है, या टाइम का अरेंजमेंट है, जिससे क्या करे, हर एक एम्प्लॉय अपने काम को सही ढंग से और सही टाइम पे कर सके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या हो सकता है, प्रोडक्शन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है, हमारा काम जल्दी से हो सकता है, और प्रोडक्शन का सप्लाई चेन बना रह सकता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। 4 नंबर है डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, और ऑल्सो ड्रॉ फिगर टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो हम आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई कंपनी है, अगर हमने कोई कंपनी खोला तो उसमें हम क्या लाएंगे, मशीन लाएंगे। फिर हम कंपनी बनाने के लिए कुछ ना कुछ बैंक से लोन लेंगे, या कुछ ना कुछ जमीन खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने जब कंपनी लाया तो उसमें मशीन लाएंगे। तो अगर मशीन हमने लाया, अब हम कोई प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, मशीन का तो लागत लग गया। मान लेते हैं कि 50,000 रुपये हमको मशीन लाने में लगा, और 50,000 रुपये हमको कंपनी बनाने में लगा। कुल मिला के 1 लाख रुपये हमको क्या लगा, कंपनी बनाने में लग गया, सब सामान लेने में। अब चाहे हम प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, ये तो सामान हम ला चुके हैं, और 1 लाख मेरा क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो फिक्स कॉस्ट जो है, कॉस्ट का लाइन होता है और ये क्वांटिटी का लाइन होता है।
तो कॉस्ट मेरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मान लीजिए मेरा 1 लाख कॉस्ट क्या हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। कि कॉस्ट क्या मेरा रहेगा, ये फिक्स कॉस्ट रहेगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर हम देखिए एक आता है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम जीरो प्रोडक्शन करेंगे यानी एक भी क्वांटिटी नहीं बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर हम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन करते जाएंगे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट जो मेरा होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो मेरा होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो टोटल कॉस्ट देखिए फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा और वेरिएबल कॉस्ट प्लस में रहेगा। तो देखिए फिक्स कॉस्ट इतना है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये मेरा किसका हो गया, फिक्स कॉस्ट का लाइन हो गया, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन हो गया। अब मेरा आता है एक टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक भी क्वांटिटी नहीं बेचा, बेचने की बात की जा रही है, तो अगर एक भी क्वांटिटी नहीं बेचेंगे तो एक भी रेवेन्यू नहीं होगा। अगर हम एक क्वांटिटी बेचेंगे तो कुछ रेवेन्यू होगा, फिर अलग अलग क्वांटिटी बेचेंगे तो हमको रेवेन्यू होता जाएगा। तो ये हो गया टोटल सेलिंग कॉस्ट का लाइन। तो जहाँ पे टोटल सेलिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मीट कर रहे होंगे, तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट का लाइन और ये हो गया टोटल सेलिंग कॉस्ट का लाइन, टोटल सेलिंग कॉस्ट का। तो जिस जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहाँ पे ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। यानी टोटल कॉस्ट जो रहता है वो टोटल सेलिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। यानी जितना हमने प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाया उतना हमारा सेलिंग में मिल चुका है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर इस एक कंपनी को चलना है या कंपनी को रन करना है तो कम से कम उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे रहे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर कंपनी आती है तो कंपनी शट डाउन हो जाएगी, यानी कंपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमें बता दिए। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। तो एक्सप्लेन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड व्हाई इट्स नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन सिस्टम। तो एग्रीगेट का मतलब हमने बता दिया कि अगर हम जो भी चीज़ प्रोडक्शन प्लानिंग में यूज कर रहे हैं उसका सही ढंग से यूज करें और एक सम में यूज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग बोलते हैं। अगला है 5 नंबर, एक्सप्लेन नीड ऑफ लाइन बैलेंसिंग एंड राइट इट्स एडवांटेज। तो नीड ऑफ लाइन बैलेंसिंग, तो लाइन बैलेंसिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन रेट क्या हो सके, बढ़ सके। जैसे मान लीजिए हमने हर एक वर्क स्टेशन को कोई अलग अलग काम दे दिया। अब अगर हमको एक गाड़ी ही बनाना है तो एक एक जगह भर के सारे गाड़ी का पार्ट तो नहीं बनाया जा सकता। तो उसको हम अलग अलग वर्क स्टेशन में बांट देंगे। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लाइन बन जाएगा। हर एक को एक एक टाइम सर्टेन टाइम दे दिया जाएगा कि वो अपना काम पूरा करेगा और फिर एक जगह लाके इसको क्या कर दिया जाएगा, असेंबल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी कम होगा। क्योंकि हर एक जगह अलग अलग टाइप के लोग काम करेंगे तो उन लोग कॉस्ट भी अलग टाइप का लगेगा। और अगर एक ही का आदमी इस टाइप का काम करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई स्किल चाहिए, हाई कॉस्ट भी चाहिए। तो ये इसके एडवांटेज हो सकते हैं। अगला इसका और वाला पार्ट है, एक्सप्लेन मिक्स मॉडल लाइन बैलेंसिंग एंड कंप्यूटराइज असेंबली लाइन बैलेंसिंग। तो आपको मिक्स मॉडल लाइन बैलेंसिंग और कंप्यूटराइज असेंबली लाइन बैलेंसिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट द पैरामीटर ऑफ परचेसिंग एंड एक्सप्लेन। यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए क्या क्या मापदंड हो सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम कोई चीज़ कब खरीदेंगे, जब हमें क्या हो, ज़रूरत हो। फिर हम जिस चीज़ को खरीद रहे हैं वो हमारे जो हम जिसके लिए खरीद रहे हैं वो जो हमारी चाहत है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, यानी फुलफिल कर रहा है कि नहीं उसको। फिर सही रेट में है कि नहीं, राइट कॉस्ट में हमें मिल रहा है कि नहीं, राइट कॉस्ट में हमें मिल रहा है कि नहीं। फिर क्वालिटी उसका कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, ये सब चीज़ क्या हो गया, परचेसिंग का पैरामीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है और वाला इसका, राइट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है कि अगर राइट मटेरियल जो है, राइट मटेरियल राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पे राइट सोर्स में राइट क्वालिटी में राइट कॉस्ट पे अवेलेबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन। या मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या हो सकता है इस तरह से एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मटेरियल का मैनेजमेंट यानी सामग्री प्रबंधन के कार्य को लिखिए। तो इससे क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो इसका हम क्यों करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, ताकि हमारा क्या हो
कि अगर हम कोई कंपनी रन कराए, उसमें मान लेते हैं हम प्रोडक्शन किसी चीज़ का कर रहे हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है यानी जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसकी कमी ना आए। हमारा सप्लाई चेन क्या रहे, बना रहे, जिससे कि हमारा सेलिंग और डिमांड के बीच तालमेल या बैलेंसिंग बना रहे। तो इस तरह से क्या होगा, मटेरियल मैनेजमेंट हमारी काफ़ी हेल्प करता है किसी कंपनी को रन करने या उसको सही ढंग से वर्क करने में। अगला क्वेश्चन इसका 7 नंबर, डिफाइन द टर्म प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देखिए प्रोसेस प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पता करते हैं कि कोई सामान का डिमांड अगर है तो उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, फिर उसके पास एबिलिटी है कि नहीं खरीदने की, फिर हम लोग देखते हैं कि उस वांट है या नहीं, यानी उसको चाहत है कि नहीं इस सामान को खरीदने की। और प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जब उसी सारी चीज़ को यानी कि उसमें उसी चीज़ को बनाने में कितने लेबर लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे, तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग लेते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो कितने मजदूर लगेंगे, जैसे मान लेते हैं कि उसमें के रुपीज़ लगा और 10 लेबर लगे, तो 10 लेबर, तो की/10 यानी अगर हम उसको रेशियो में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगला है एक और इसका है डिस्कस 3-1 प्रिंसिपल वर्क होल्डिंग। अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर। तो ये एक न्यूमेरिकल पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग जॉब एंड देयर प्रोसेसिंग टाइम कॉरस्पॉन्डिंग मशीन यूजिंग जॉनसन रूल, फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस एंड मैक द स्पैम टाइप। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर इसका और वाले पार्ट में पूछा था, XYZ कंपनी सेल पार्टिकुलर मॉडल ऑफ द प्रोडक्शन इन वेरियस मंथ using the 3 month value average model, find exponential smoothing forecast for month अक्टूबर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन था, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ओनली वन आइटम विच इट सेल फॉर 12.5 पर यूनिट हैज़ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ इक्वल टू 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 7.50 पर यूनिट, फाइंड आउट। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। अगर आपको न्यूमेरिकल का आंसर चाहिए या न्यूमेरिकल का भी वीडियो आपको चाहिए तो न्यूमेरिकल का फुल सॉल्यूशन का एक हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम उस टाइप का वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसका और वाला पार्ट दिया था, डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेल प्राइस, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच। अगला इसका देखते हैं, तो 10 नंबर में भी एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा था। और फिर इसका एक और वाला पार्ट देख लेते हैं, 11 नंबर, डिस्कस द, यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं हम। हाँ 10 नंबर का और वाले पार्ट में क्या दे रखा था, वर्क एलिमेंट, वर्क स्टेशन, साइकिल टाइम और लाइन इफिशियंसी को डिफाइन करने का। और 11 नंबर, डिस्कस द 10 आर फॉर परचेसिंग। 10 आर का मतलब समझ रहे हैं, आर हम बताए थे जो राइट मटेरियल राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में राइट सोर्स से अवेलेबल हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट का PY की प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।